है ना? पक्का? हमको चलो जाने के बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आरडीएनए तकनीक के उपकरण। आरडीएनए तकनीक का जो पहला उपकरण हमारे पास क्या है? एंजाइम। दूसरा संवाहक, तीसरा वातचीत और चौथा हमारे पास क्या है? कोशिका। तो ये सारे उपकरण जब हमारे पास होंगे तब अपन क्या बना पाएंगे बेटा? एक प्रॉपर आरडीएनए बना पाएंगे और उस आरडीएनए से कोई वांछित उत्पाद प्राप्त कर पाएंगे। अब सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये जो एंजाइम होते हैं हमारे पास, ये एंजाइम भी कई तरह के होते हैं। तो एंजाइम कई तरह के कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। पहला जो हमारे पास एंजाइम आता है उसे अपन कहेंगे बेटा विघटनकारी एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम। क्या कहेंगे? क्लीविंग एंजाइम। सॉरी बेटा, लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग मतलब विघटनकारी एंजाइम। क्या कहेंगे? लाइसिंग। लाइसिंग का मतलब होता है विघटनकारी एंजाइम। तो पहला एंजाइम हमारे पास कौन सा पढ़ेंगे अपन? विघटनकारी एंजाइम। ये एंजाइम ऐसे एंजाइम होता है बेटा जो क्या करते हैं? किसी डीएनए के पृथक्करण में हमारी मदद करेंगे, किसी कोशिका को तोड़ेंगे। किसी कोशिका को तोड़ने वाले एंजाइम्स को अपन क्या कहते हैं? लाइसिंग एंजाइम। आगे एक एक करके इनके बारे में, सबके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो हमारे पास एंजाइम आता है उसे अपन कहते हैं क्लीविंग एंजाइम, विदलनकारी एंजाइम। क्या कहेंगे? विदलनकारी एंजाइम। यहां पे अपन लिखेंगे क्लीविंग, क्लीविंग एंजाइम, या इन्हें अपन कहते हैं विदलनकारी एंजाइम। दूसरे एंजाइम हमारे पास कौन सा आ रहा है? विदलनकारी एंजाइम। ये वे एंजाइम है बेटा, एक बार कोशिका टूट गई, कोशिका के अंदर डीएनए होता है या बाहर होता है? अंदर होता है। तो कोशिका को तोड़ेंगे पहले, फिर कोशिका को तोड़ने के बाद अपन क्या करेंगे? उस कोशिका में डीएनए या आरएनए हमें मिल जाएगा। कोशिका को तोड़ करके डीएनए को पृथक किया, पृथक करने के बाद डीएनए और आरएनए जो मिल चुका है वो पूरा डीएनए और आरएनए हमारे काम का नहीं होता है। उसमें कुछ ही वांछित जीन होगी जो हमारे काम की है। तो उन वांछित जीन को काट करके, उस डीएनए में से काट करके अलग करेंगे। तो जो डीएनए को काटने वाले एंजाइम है, डीएनए को तोड़ने वाले एंजाइम है, उनका नाम क्या है? विदलनकारी एंजाइम। क्या नाम है उनका? विदलनकारी एंजाइम। तो दो तरह के एंजाइम्स अभी तक आप जान चुके हैं। पहला आ रहा है लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम कौन से हैं? जो कोशिकाओं को तोड़ेंगे और डीएनए को पृथक करने में मदद करेंगे। दूसरा क्लीविंग एंजाइम, वे एंजाइम जो डीएनए को काटने का काम करता है, क्या कहलाता है? विदलनकारी या क्लीविंग एंजाइम। तीसरे प्रकार के जो एंजाइम अपन पढ़ने वाले हैं वो है बेटा जॉइनिंग एंजाइम, जोड़ने वाले एंजाइम, योजक एंजाइम। ठीक है, तो तीसरे एंजाइम हमारे पास कौन से आ रहे हैं बेटा? जॉइनिंग एंजाइम। जॉइनिंग एंजाइम को अपन कहते हैं योजक एंजाइम। तीसरा एंजाइम कौन से प्रकार के पढ़ेंगे अपन? योजक प्रकार के एंजाइम पढ़ेंगे। जैसे कि किसी डीएनए के खंड के, डीएनए के टुकड़े कर दिए अपन ने, मान लो बेटा एक वाहक था, उस वाहक को काट दिया, फिर उस वाहक के साथ किसको जोड़ना चाह रहे हैं? वांछित जीन। तो वाहक भी एक डीएनए और वांछित जीन भी एक डीएनए, दोनों डीएनए को आपस में जोड़ने वाला जो एंजाइम होगा उसे अपन क्या कहेंगे? जॉइनिंग एंजाइम या योजक एंजाइम। ठीक। चौथा हमारे पास जो एंजाइम आता है उन्हें अपन कहते हैं संश्लेषणकारी एंजाइम। कौन से एंजाइम? संश्लेषणकारी। और इनके बारे में आप जानते हो, वैसे तो जॉइनिंग के बारे में भी आप जानते हो, संश्लेषण के बारे में भी आप जानते हो। जॉइनिंग एंजाइम डीएनए लाइगेज, डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम। पढ़ा था अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ने वाला, छोटे छोटे जो खंड बनते हैं उनको आपस में जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा था? डीएनए लाइगेज था। तो वो लाइगेज ही आएगा यहाँ पे फिर से। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो चौथे टाइप के एंजाइम आ रहे हैं आरडीएनए टूल्स में, वो कौन सा आ रहा है बेटा? उन्हें अपन कहेंगे संश्लेषणकारी एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम जो है ये अपन कहते हैं संश्लेषणकारी एंजाइम। क्या कहते हैं? संश्लेषणकारी एंजाइम। तो एंजाइम देख के आपको क्या लग रहा था कि एक ही एंजाइम पड़ता है? ये तो सिर्फ प्रकार लिखे हैं, इनमें और भी एंजाइम आएंगे अभी अंदर। ठीक है, उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो बहुत आसान है, इतना टफ काम नहीं है, बहुत आसान है। अभी अपन देखते जाएंगे सीक्वेंस में। कौन से एंजाइम है? संश्लेषणकारी या सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये एंजाइम ऐसे हैं जो किसी नए डीएनए खंड को या किसी नए आरएनए खंड का निर्माण करवाते हैं। तो निर्माण करवाने वाले जो एंजाइम है उन्हें अपन क्या कहते हैं? संश्लेषणकारी एंजाइम। चौथा या पांचवा हमारे पास जो एंजाइम आएगा उसे अपन कहते हैं एल्केलाइन फॉस्फेटेज। क्या कहते हैं? एल्केलाइन फॉस्फेटेज। तो यहां लिखेंगे बेटा एल्केलाइन फॉस्फेटेज।
चलो एक बार के लिए इनको छापेंगे आप, फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करेंगे लाइसिन एसिड के बारे में। लिख लिया? लिखा नहीं आपने? लिख लिया बेटा? लिए जल्दी से लिखेंगे। इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। मैं और टीचर्स के जैसे बांध के नहीं रखने वाला, जिसको जाना है जा सकता है। हाँ मैं बोरिंग नहीं हूँ, मैं मानता हूँ मैं बोरिंग टीचर हूँ, ठीक है, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हो? मुझे चाहिए भी नहीं, बस आपको संतुष्टि मिल रही है मुझे। इधर ये लिख लिया आपने? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एंजाइम स्टार्ट करेंगे अपन, लाइसिन एंजाइम, विघटनकारी एंजाइम। एंजाइम्स पे सबसे पहले प्रकार का एंजाइम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे अपन क्या कर रहे हैं, लाइसिन एंजाइम या विघटनकारी एंजाइम। मान लो बेटा मेरे पास ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये मैंने क्या बनाया है, क्या ये केंद्र कहते हैं? नहीं, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका भित्ति है, ये सेल वॉल है, और ये इसके अंदर क्या दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर यहाँ पे कौन है, केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर कौन है, डीएनए आरएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ। ऐसे कुछ होता है कोशिकाओं में, ठीक है। डीएनए ऐसे ही रहता है। डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ चुके हैं अपन, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो समझने के लिए याद गुणसूत्र के रूप में रहता है, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल, गुणसूत्र के रूप में डीएनए रहता है, लेकिन अपन समझने के लिए इसको ऐसे द्विरज्जु के रूप में मानेंगे, ठीक है। किसी भी कोशिका में से हमें क्या चाहिए बेटा, हमारी जो वांछित जीन बैठी हुई है वो कहाँ है, इस डीएनए के अंदर। यानी कि हमें जो उत्पाद चाहिए उस उत्पाद को बनाने वाली जो जीन है वो कहाँ बैठी हुई है बेटा, इस डीएनए के अंदर। अब मुझे ये डीएनए में से वांछित जीन को निकालना है, तभी तो अपन आरडीएनए बना पाएंगे। तो उस आरडीएनए बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या ये कोशिका से बाहर डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है, इसको ऐसे पकड़ के निकाल लेंगे? नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसकी सेल वॉल को तोड़ना। एक बार के लिए अपन मान के चलते हैं कि ये जो कोशिका दिख रही है ये किसी बैक्टीरिया की कोशिका है। किसकी है, बैक्टीरिया की। ये किसी जीवाणु की कोशिका है। और आपको याद होगा बेटा 11th क्लास में अगर आपने थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा होगा तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो एक पदार्थ की बनी होती है, उस पदार्थ का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या नाम होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम का एक पदार्थ होता है, जिससे किसकी कोशिका भित्ति बनती है, जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है। अब आज हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस पेप्टाइडोग्लाइकेन नामक पदार्थ को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसकी कोशिका भित्ति को तोड़ना पड़ेगा। तो इसकी कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए हमारे पास जो लाइसिन या विघटनकारी एंजाइम जो आता है वो पहला एंजाइम जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ता है बेटा। यदि हमें किसी बैक्टीरिया से डीएनए को पृथक करना है, यहाँ पे हमने लिख लिया बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से यदि हमें डीएनए पृथक करना है तो हमें एक एंजाइम को काम में लेना पड़ेगा, जिस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम जैसे ही आकर के इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर पड़ता है बेटा, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या हो जाती है, नष्ट। किसके कारण नष्ट हो रही है, लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम के कारण। तो इस लाइसोजाइम ने क्या इसका विघटन करवा दिया क्या, इसकी सेल वॉल का विघटन करवा दिया क्या। तो बैक्टीरिया में जो विघटनकारी एंजाइम है वो कौन हो जाएगा,
लाइस हो जाएगी। तो बैक्टीरिया के लिए विघटनकारी, जब हमें बैक्टीरिया से डीएनए को पृथक करना होगा तो अपन किस एंजाइम को काम में लेंगे? लाइस हो जाएगी। ये हमारा पहला एंजाइम। मान लो इस बार ये जो कोशिका दिख रही है ये बैक्टीरिया की नहीं है, अब अपन क्या मान के चलेंगे कि इस बार नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना बेटा, ये भी संभावना हो सकती है कि ये कोशिका किसी कवक की है। किसकी है? कवक की। तो क्या आपको पता है कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? काइटिन नाम का एक पदार्थ होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी। वैसे 11th क्लास की बातें हैं, लेकिन जितना आपके काम का है वो मैं बता रहा हूँ साथ साथ, तो उसको सुनते रहेंगे। बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? हेप्टाइडोग्लाइकेन की। कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनती है? काइटिन। किसकी बन रही है? काइटिन। तो यहाँ पे अब इस बार इस कोशिका को क्या माना है हमने? कवक। और कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है बेटा? काइटिन की बनी होती है। और इस काइटिन को तोड़ने वाला जो एंजाइम आएगा, क्योंकि हमें इसकी कोशिका भित्ति को तोड़ना है तभी अंदर तक पहुंच पाएंगे, तो इस काइटिन को तोड़ने वाला जो एंजाइम हमारे पास होता है उसे अपन कहते हैं काइटिनेज। क्या कहेंगे? काइटिनेज। तो यहाँ पर एक एंजाइम आ रहा है बेटा, इसका नाम क्या है? काइटिनेज। काइटिनेज किसकी कोशिका भित्ति को तोड़ता है? कवक की कोशिका भित्ति को, जो कि किसकी बनी हुई थी? काइटिन की। तो इस काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति जो कि कवक में पाई जा रही है उसको तोड़ने के लिए कौन सा विघटनकारी एंजाइम अपन काम में ले रहे हैं? काइटिनेज। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि कवक की कोशिका भित्ति को जब भी हमें तोड़ना होगा तो अपन कौन से विघटनकारी एंजाइम को काम में लेंगे? काइटिनेज को काम में लेंगे। ऐसा कुछ। अब इस बार मानते हैं कि ये कोशिका भित्ति कवक की नहीं थी, ये कोशिका भित्ति किसी पादप की थी। ये जीव क्या है? एक पादप की कोशिका है। ये कोशिका किसकी है? एक पादप की कोशिका है। और आपको पता होगा बेटा पादप की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? अरे ये तो पता होगा, सेलुलोज। पादप की कोशिका भित्ति तुमने 11th क्लास पास की है ना? नहीं की तुमने। पादपों की कोशिका भित्ति एक पदार्थ की बनी होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? सेलुलोज। क्या कहते हैं? अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस सेलुलोज को तोड़ने वाला एंजाइम लाना पड़ेगा, तभी तो ये कोशिका भित्ति टूट पाएगी बेटा। तो इस सेलुलोज को तोड़ने वाला जो विघटनकारी एंजाइम हमारे पास आता है उसका नाम होता है सेलुलेज। आसान है? काइटिन को तोड़ने वाला काइटिनेज, सेलुलोज को तोड़ने वाला सेलुलेज। तो सेलुलेज नाम का एक एंजाइम आएगा और किसको तोड़ेगा बेटा? इस सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति को तोड़ देगा। तो यहाँ से कोशिका भित्ति हट जाएगी बेटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पादप की कोशिका भित्ति को तोड़नी है तो अपन कौन से एंजाइम को काम में लेंगे? सेलुलेज। लिख दूं क्या इधर? तो यहाँ पर ने लिख दिया सेलुलेज। चलो इस बार मानते हैं कि कोशिका भित्ति पादप की भी नहीं थी, ये किसकी है? एक जीवाणु की है, मतलब एक और जंतु की है, मनुष्य की है। और मनुष्य की कोशिका जैसे मान के चलो बेटा ये हमारी इंसुलिन बनाने वाली एक कोशिका है, अग्नाशय की कोशिका है। अब अग्नाशय की कोशिका में जो जीन बैठा हुआ है वो अग्नाशय की कोशिका का जो डीएनए है उसमें कुछ जगह ऐसी है जो कि इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती है। उस जीन को हमें निकालना है। तो उस जीन को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे मैं इस बार मान रहा हूँ कि जंतु कोशिका है। अगर मैं यहाँ ऐसा लिख के छोड़ देता हूँ तो क्या ये सही लिखा है? क्या मैंने इस कोशिका के बारे में ये लिख दिया कि ये जंतु कोशिका है, तो ये सही है या गलत है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, ये गलत है क्योंकि जंतु कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ऐसा पढ़ रखा है अपन ने बेटा। जंतु कोशिकाओं के बाहर डायरेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है? कोशिका झिल्ली देखने को मिलती है। तो अब ये सही है। अब ये क्या है? एक जंतु कोशिका। अब मुझे बताओ जंतु कोशिका में तो हमें किसको तोड़ना पड़ेगा? कोशिका झिल्ली को तोड़ना पड़ेगा। और कोशिका झिल्ली के बारे में याद करो 11th क्लास में आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा, सिंगर और निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल, जिसमें अपन पढ़ते हैं कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली में मुख्य पदार्थ क्या होता है? इस सेल मेम्ब्रेन में मुख्य पदार्थ क्या होता है? लिपिड। क्या होता है? लिपिड। और इस लिपिड को तोड़ने के लिए आज हमें एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी क्या? और इस लिपिड को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम को काम में लिया जाता है उसे अपन कहते हैं बेटा लाइपेज। क्या कहते हैं? लाइपेज। क्या लिख देंगे यहाँ पे? लाइपेज नाम का एक एंजाइम आएगा और वो किसको तोड़ेगा बेटा? इस लिपिड को तोड़ने का काम करेगा। तो ये जो सारे काम हो रहे थे, सभी जो कोशिकाएं थी उनमें साथ में भी ये भी काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि कोशिका भित्ति को तोड़ने के बाद हमें किसको तोड़ना पड़ रहा है? कोशिका झिल्ली तो सभी में थी ना। अरे निरअपवाद रूप से, बिना किसी अपवाद के कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के जीवों में पाई जाती है।
कोशिका भित्ति तो हो सकता है किसी में पाई जाए और किसी में नहीं पाई जाए। जैसे पादपों में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु की कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती है। लेकिन पादप में भी सेल मेम्ब्रेन है और जंतु में भी सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन किस पदार्थ की बनी हुई है? मुख्य रूप से लिपिड की, और इस लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज। तो यहाँ अगर हम लिखना चाहे कि अपन जंतु कोशिका लिख दें या फिर डायरेक्ट लिखे सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा हमें? लाइपेज। बेटा पादप की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेलुलोज के अलावा एक और पदार्थ होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? पैक्टिन। क्या कहते हैं? पैक्टिन। उस पैक्टिन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है बेटा, इस पैक्टिन को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम है पैक्टिनेज। क्या नाम है? पैक्टिनेज। तो ये हमारे क्या कंप्लीट हो चुके हैं बेटा? लाइसिंग एंजाइम, विघटनकारी एंजाइम छापेंगे। तो तुम्हें हंसाने वाले, नाचने गाने वाले टीचर अच्छे लगते हैं? बेटा मैं मास्टर हूँ, नचनिया नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ इधर वाले? और तुम कहाँ गए थे कल तीनों? कहाँ चले गए थे? सच सच बताना, कहाँ गए थे? घर पे कोई जाता है क्या? घर पे तो रहते हैं, गए कहाँ थे ये बताओ? कहीं तो नहीं गए थे। कहीं नहीं गए? फिर यहाँ आने में क्या दिक्कत थी? सर मेरे आँख में दर्द हो रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे बिल्कुल इसके आँख में दर्द हो रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। हाँ फिर वो तो एक आई थी हमारे में, उसका कोई नहीं आया। कौन? मुस्कान कौन? अच्छा वो पीछे इधर कोने में बैठती है, तो पीछे वाली लाइन में से एक बच्चा आएगा। चलो छाटे आपने? नहीं। हाँ पैक्टिन को पैक्टिनेज कर लेंगे उधर, मैंने सही नहीं लिखा उसको, पैक्टिनेज है वो। बात नहीं बात नहीं, ये क्या है बेटा? पैक्टिनेज है। मिटा दूं? तो पहले एंजाइम अपन पढ़ चुके हैं। एंजाइम में पहला प्रकार अपन पढ़ चुके हैं, कौन सा? विघटनकारी एंजाइम। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? क्वेश्चन में आपको देख के रखा होगा, एक बैक्टीरिया की सेल वॉल से डीएनए पृथक करने के लिए किस एंजाइम को काम में लिया जाएगा? लाइसिन। एक जंतु की कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए, जंतु की कोशिका झिल्ली को तोड़ने के लिए किस एंजाइम को काम में लेते हैं? लाइसिन। और एक पादप की कोशिका झिल्ली को तोड़ने के लिए किस एंजाइम को काम में लेते हैं? गलत जवाब। मैंने झिल्ली बोला, कोशिका झिल्ली तो बेटा सभी में लाइपेज आएगा। अरे कोशिका झिल्ली तो किसी की भी हो बेटा, वो लिपिड की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। तो लिपिड और प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि प्लांट की सेल वॉल पूछे तब तो सेलुलेज, और प्लांट की सेल मेम्ब्रेन पूछे तब, और कवर की सेल मेम्ब्रेन पूछ ले तो सेल मेम्ब्रेन कोई सी भी हो बेटा, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए एक ही एंजाइम है, लाइपेज। कवर की कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम? काइटिनेज। क्या नाम उसका? काइटिनेज। कवर की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? काइटिन की। कवर की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? काइटिन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम अपन दूसरे प्रकार के एंजाइम की बात करते हैं, जिन्हें अपन क्या कह रहे हैं? पैक्टिन। क्या करता है? पैक्टिन सेल वॉल जो है पादपों की, उसके अंदर सेलुलोज के साथ पाया जाने वाला एक पदार्थ है। अकेली सेलुलोज के द्वारा नहीं बनी होती पादप की कोशिका भित्ति। तीन चार चीजें होती है, जिनमें मुख्य रूप से होता है सेलुलोज, दूसरा होता है हेमीसेलुलोज, तीसरा होता है पैक्टिन, और चौथा होता है प्रोटीन। तो इन चार चीजों से मिलकर के एक पादप की कोशिका भित्ति, पादप की जो छाल दिख रही है आपको, वो मृत पदार्थ है। या कोशिका भित्ति जो है, कोशिका के अंदर जब कोशिका को अपन देखेंगे तो कोशिका के बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल है, और वो सेल वॉल चार पदार्थों से मिलकर बनी हुई है पादपों में। कवक में वो सेल वॉल एक ही पदार्थ की बनी हुई है, जिसका नाम क्या है? काइटिन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे प्रकार के एंजाइम की बात करेंगे। अब कौन सा है दूसरा प्रकार हमारे पास एंजाइम का?
विदलनकारी एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम। तो डी टाइप के एंजाइम की बात करेंगे, क्लीविंग एंजाइम, विदलनकारी एंजाइम। और सबसे मुख्य जो है वो यही है बेटा, जो विघटनकारी एंजाइम है वो तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि वो तो आपको 11th क्लास में भी पढ़ चुके होते हो आप, वो बात अलग है कि तुमने नहीं पढ़ रखे तो उनको भी याद करना है। तो विघटनकारी एंजाइम तो अपने को आसानी से याद हो जाता है। विघटनकारी एंजाइम की यदि परिभाषा बतानी हो तो क्या बताएंगे? ऐसे एंजाइम जो कोशिकाओं को तोड़कर डीएनए पृथक्करण में मदद करते हैं, क्या कहलाते हैं? विघटनकारी एंजाइम। लिख लो वहां पे, जहां आपने विघटनकारी लिखा था वहां लिख लेंगे। हाँ, सिंपल सी बात है, विघटन का मतलब सेल को तोड़ना और सेल को तोड़कर वहां से डीएनए को पृथक करना। वो जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है? विघटनकारी। ऐसा एंजाइम जो कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली को तोड़कर डीएनए पृथक्करण करने में मदद करते हैं। ऐसे एंजाइम जो कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्लियों को तोड़कर डीएनए पृथक्करण करने में मदद करते हैं, विघटनकारी एंजाइम कहलाते हैं। विघटनकारी मदद करते हैं, विघटनकारी एंजाइम कहलाते हैं। मैंने उसकी परिभाषा की वही क्लास में पढ़ाया अभी। अब अपन आगे आएंगे विदलनकारी एंजाइम की तरफ। विदलनकारी एंजाइम, ये विदलनकारी एंजाइम बेटा ऐसे एंजाइम हैं जो किसी आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए और आरएनए के टुकड़े करते हैं। डीएनए और आरएनए को काटने वाला यदि कोई एंजाइम है तो वो कौन है? विदलनकारी एंजाइम। तो इसके बारे में लिख लेंगे, डीएनए तथा आरएनए को काटने में प्रयुक्त जो एंजाइम होता है। विखंडन मतलब हाँ बिल्कुल, डीएनए के खंडन में। दूसरा स्टेप अपन ने पढ़ा था डीएनए का खंडन, तो डीएनए को खंडित करने वाला जो एंजाइम कौन है? विदलनकारी एंजाइम। डीएनए तथा आरएनए को काटने वाला या काटने में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम, डीएनए तथा आरएनए को काटने में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम विदलनकारी एंजाइम कहलाते हैं। विदलनकारी एंजाइम। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डीएनए और आरएनए है ये क्या न्यूक्लिक अम्ल भी है क्या? इन्हें अपन न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं क्या? अरे डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल भी तो कहा जाता है। तो ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक अम्लों को काट दे बेटा उससे अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियेज। क्या कहते हैं? न्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम है? न्यूक्लियेज। तो वे एंजाइम जो न्यूक्लिक अम्लों अर्थात डीएनए और आरएनए को काटने में काम में लिए जाते हैं, या तो वो विदलनकारी कहलाएंगे, और विदलनकारी का ही एक अन्य नाम क्या है? न्यूक्लियेज। क्या नाम है? तो ये अपन क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं। अब ये न्यूक्लियेज एंजाइम हमारे पास दो तरह के होते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम यानी कि विदलनकारी एंजाइम हमारे पास कितनी कैटेगरी के हैं? दो कैटेगरी। बहुत आसान है बेटा, देखो न्यूक्लियस एंजाइम दो तरह के हो सकते हैं। मान लो हमारे पास ये डीएनए का एक सूत्र था, डीएनए का एक खंड था लंबा सा, ये डीएनए जो कि अपन ने पृथक किया था, विघटनकारी एंजाइमों के द्वारा डीएनए को अपन ने पृथक कर दिया। ये पृथक हो चुका एंजाइम आ चुका है हमारे सामने, बात नहीं करेंगे। एक ऐसा एंजाइम आ रहा है, एक ऐसा न्यूक्लियस एंजाइम आ रहा है जो कि बेटा न्यूक्लियस एंजाइम है, इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो डीएनए या आरएनए को काटेगा। ये डीएनए मान लेते हैं, डीएनए को काटने वाला जो भी एंजाइम होगा उसे अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ही क्या होता है? तो ये न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं। कुछ न्यूक्लियस एंजाइम ऐसे होते हैं जो डीएनए को सिरों पर काटते हैं, एंड से काटते हैं, और इधर वाला कहां से काटेंगे बेटा? बीच में से। यानी कि यदि इस डीएनए को मध्य भाग में से हमें काटना है तो अलग प्रकार के न्यूक्लियस एंजाइम काम में आएंगे, और जब इसको सिरों से हमें काटना होगा तब अलग प्रकार के न्यूक्लियस एंजाइम काम में आते हैं। जब किसी डीएनए को कोई न्यूक्लियस एंजाइम सिरों पर काटता है, यानी कि बाहर से काट रहा है, तो उसे अपन कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेज। क्या कहते हैं? एक्सोन्यूक्लियेज। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंजाइम आएगा बेटा न्यूक्लियेज, वो कौन सा है? एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम।
और इसका नाम आपको पता चल चुका होगा बेटा, बीच में से काट रहा है, अंदर से काट रहा है, इसे अपन कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस। तो हमारे पास विदलनकारी एंजाइम अर्थात न्यूक्लियस कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कुछ विदलनकारी एंजाइम किनारों से विदलन करते हैं, सिरों पर काटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। और कुछ मध्य भाग से काटेंगे, बीच में से डीएनए को काटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। चलो यहाँ पे चलो कोई टूल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कुछ है तो विदलनकारी एंजाइम और आगे अपन एक पढ़ेंगे वेक्टर। ये दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे। वो टूल्स में नहीं है, टूल्स के बाद में आएगा। इसके नीचे लिख लेंगे वह एंजाइम, वह न्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए को सिरों पर काटता है, एक्सोन्यूक्लियस कहलाता है। और एंडोन्यूक्लियस में इसका उल्टा, वह न्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए को बीच में से यानी कि मध्य भाग में से काटता है, एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। देख लिया। अब हमें जो पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जो मुख्य एंजाइम है न्यूक्लियस, वो ये है बेटा एंडोन्यूक्लियस प्रकार के। ये मुख्य रूप से हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो अब अपन किसकी बात करेंगे? एंडोन्यूक्लियस की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा, इनकी डेफिनेशन लिख लिया आपने, दोनों की परिभाषा लिख ली? लिखो। वे न्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए को सिरों पर काटते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। और वे न्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए को बीच में से अर्थात मध्य भाग पर काटते हैं, वो क्या कहलाता है? एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। अब अपन किसकी बात करने जा रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि कौन से एंजाइम की बात करेंगे? एंडोन्यूक्लियस की बात करेंगे। तो यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। अब एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे काम का जो एंजाइम कौन सा है? एंडोन्यूक्लियस। इस एंडोन्यूक्लियस को बेटा एक नाम और दिया जाता है, इसे अपन आरईबी कहते हैं। आरई किसी चीज को काटने में काम में आती है ना, उसी तरह से ये एंडोन्यूक्लियस भी डीएनए को काटने में काम में आता है। आरई का फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसका पूरा नाम क्या है बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अर्थात प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है ना बेटा। अब मुझे आप बताएंगे बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अपन ने काम में लिया है, ये क्या काम करेगा उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। ये डीएनए होता है, ये मान लो ये डीएनए है, लहरदार डीएनए है एकदम से। मुझे आप बताएंगे बेटा इसके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं क्या? पक्का होते हैं ना। तो आपको फिर तो ये भी पता होगा बेटा कि इस डीएनए का आधार किसने बनाया था? वेरी गुड। शुगर और फॉस्फेट से मिलकर के इस डीएनए की रीढ़ यानी कि इस डीएनए का आधार बन रहा है। तो डीएनए का आधार का निर्माण किसने किया बेटा? शर्करा और फॉस्फेट ने। आधार का निर्माण किसने किया? ये पढ़ चुके अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, तो जब शर्करा और फॉस्फेट से बना हुआ आधार है, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आ रहा है, ये बेटा इसी शर्करा और फॉस्फेट के आधार को तोड़ता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहां से काटेगा बेटा, इस आधार को ही तो काटता है ये।
तो शर्करा और फॉस्फेट के आधार को कौन काटता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और जिस मेथड से ये काटता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, उस मेथड को कहते हैं जल अपघटन विधि। केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करवा देता है कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। आरई एंजाइम किसका हाइड्रोलाइसिस करता है? शर्करा और फॉस्फेट के बीच में जो बंध होता है। अब आप ये भी जानते होंगे कि डीएनए में शर्करा और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, क्योंकि मैं आपको सारे बंध पढ़ा चुका हूं। हाइड्रोजन बंध तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य पाया जाता है ना, दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य पाया जाता है। ये है हाइड्रोजन बंध। हाँ, इधर से आंसर आ रहा है फास्फोएस्टर बंध। तो शर्करा और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बंध? तो क्या होगा? शर्करा और फॉस्फेट के बीच में बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? फॉस्फोएस्टर बंध। यानी कि इस फॉस्फोएस्टर बंध को जल अपघटन के द्वारा तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? आरई। तो आरई का मुख्य काम क्या है? आरई का मुख्य काम है डीएनए को मध्य भाग से काटना। और कैसे काटेगा? जल अपघटन के द्वारा। क्या होता है जल अपघटन में? इस शर्करा और फॉस्फेट के बीच का बंध, जिसे अपन फॉस्फोएस्टर बंध कहते हैं, वो टूट जाता है। कौन सा बंध है? तो इस फॉस्फोएस्टर बंध को तोड़ने का, अगर ये भी पूछा जाए कि इस फॉस्फोएस्टर बंध को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम कर रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के हमारे पास, आरई एंजाइम, एक तो एक्सोन्यूक्लियेज और एक एंडोन्यूक्लियेज, दोनों ही कर सकते हैं ये काम। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? इस शर्करा और फॉस्फेट के आधार के बीच में जो बंध बना हुआ है, जिसे फॉस्फोएस्टर बंध कहते हैं, उसे तोड़ने का काम कौन करता है? बताओ। आरई करता है। तो आरई आएगा और इसे तोड़ देगा। ये काम किसने किया? इसको लिखेंगे एक बार। लिखिए। तो वो तुम्हारे जैसे बातें करने में ध्यान नहीं देता, वो लिखता है। उसके समझ में आ रही है ना लिख हाँ, वो एग्जाम में भी सीख भी आएगी, वो खुद ये समझ में आएगी, वो एग्जाम में मेरे को समझ में नहीं आएगी। क्या बात है? वहाँ हम चेक नहीं करेंगे, वहाँ से हो गया। चलो छापिया। अच्छा, ये लिख के आ जाएगा, एग्जामिनर फोन करके पूछ लेगा। हाँ, एक बोल रहा है कि मैं नंबर लिख दिया हूँ, मैं फोन करके पूछ लेगा। जब अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की बात कर रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम किसी भी डीएनए को काटने में काम में आता है। अब ये किसी भी डीएनए को दो प्रकार से काट सकता है। अब कैसे कैसे काट सकता है वो अपन देखेंगे। ये कोई भी डीएनए का खंड है, यदि कोई डीएनए का खंड है तो उसमें नाइट्रोजन क्षार भी होंगे। मान लो बेटा एक डीएनए का ऐसा खंड था जिसमें कुछ इस प्रकार से नाइट्रोजन के क्षार लगे हुए थे, वहां पे लाइन करेंगे। क्या सीक्वेंस है? GAATC। अब इसके नीचे क्या लिखना है? इस साइटोसिन के नीचे क्या लिखना है? और इसके नीचे यदि किसी डीएनए में मिलने वाली सीक्वेंस को आगे और पीछे, उल्टा और सीधा पढ़ने पर वो समान प्राप्त होती है, तो उस सीक्वेंस को अपन कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोम।
क्या कहा मैंने? यदि किसी डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम उल्टा तथा सीधा पढ़ने पर हमें एक जैसा एक समान प्राप्त होता है तो उस डीएनए सीक्वेंस को पैलिंड्रोम कहा जाता है। तो ध्यान से पढ़ो बेटा, GAATTC, GAATTC, इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। ये क्या है बेटा? पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। कोई भी आरी जो आता है वो इसको पहचानता है। हर आरी में, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में प्रत्येक यानी कि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा, उसमें अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानने की क्षमता होती है। ठीक है, अब इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अरे ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो। अगर ऐसा कुछ सीक्वेंस आपको डीएनए में देखने को मिल रहा है मतलब वो क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, और डीएनए में वो स्थान जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आकर के उस डीएनए को काटता है, उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए डीएनए का वो स्थान रेस्ट्रिक्शन स्थल कहलाता है, प्रतिबंधन स्थल कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा, डीएनए में वो जगह जहां पर कोई भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर के डीएनए को काटना प्रारंभ करता है, उस जगह को अपन कहते हैं प्रतिबंधन स्थल। क्या कहते हैं? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आया जिसका नाम था EcoR फर्स्ट। अब ये मैंने एक पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ले लिया है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, उसका नाम क्या है? EcoR फर्स्ट। इसको मैंने काम में लिया और इसके द्वारा मैं क्या करवाना चाहता हूँ? इस डीएनए को कटवाना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो जिस जगह पे ये डीएनए पर आकर जुड़ेगा उस जगह को अपन कहेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट, और रेस्ट्रिक्शन साइट को अपन पहचान स्थल भी कहते हैं या प्रतिबंधन स्थल भी कहते हैं। तो पैलिंड्रोम के पास में हमारे पास प्रतिबंधन स्थल भी होगा, प्रतिबंधन स्थल, और इसी को अपन कहते हैं अंग्रेजी में रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या कहते हैं? वह स्थान जहां से डीएनए को एक एंडोन्यूक्लियस, जहां से आरी डीएनए को काटता है, वो स्थान क्या कहलाता है? रेस्ट्रिक्शन साइट कहलाता है, प्रतिबंधन स्थल कहलाता है। इसी को अपन पहचान स्थल भी कहते हैं। प्रत्येक आरी के पास ऐसी विशेष क्षमता है जिसको वो क्या करता है बेटा? जिससे कि इस डीएनए को वो पढ़ता है और इस डीएनए में जहां पर इसको ये विशेष पहचान स्थल मिलेगी उसी जगह से उस डीएनए को काटता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी आरी को अपन ने काम में लिया और वो डीएनए को कहीं से भी काट देगा, वो हर किसी जगह से डीएनए को नहीं काट सकता है। डीएनए को एक विशेष स्थान को पहचान करके आरी के द्वारा काटा जाता है। तो जिस विशेष स्थान को आरी पहचानता है उसे अपन कहते हैं प्रतिबंधन स्थल, उसे अपन कहते हैं पहचान स्थल। और ये पहचान स्थल सामान्यतः हमें कैसी सीक्वेंस के रूप में मिलता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जब इसको उल्टा और सीधा अपन पढ़ते हैं तो ये एक जैसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो हर प्रकार के एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं बेटा? पहचान स्थल। अभी जो अपन ने एक एंजाइम लिख रखा है उसके लिए पहचान स्थल होता है GAATTC। क्या ये इस EcoR फर्स्ट के लिए जो पहचान स्थल है वो क्या है? GAATTC। जहां पर भी डीएनए में जब ये इसकी रीडिंग कर रहा होगा तो जहां पर भी डीएनए में ये सीक्वेंस मिलेगी उस जगह पर आकर के उस जगह को कौन पहचान रहा है? EcoR फर्स्ट। यानी कि वो EcoR फर्स्ट के लिए क्या हो चुका है? पहचान स्थल। और इस पहचान स्थल को ही रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंधन स्थल भी कहते हैं। प्रतिबंधन का मतलब होता है काटना। वह स्थान जहां पर डीएनए को एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है, और बेटा पहचानेगा तभी तो काटेगा ना, तो जिस स्थान को पहचानेगा उसी स्थान को तो काटेगा। तो प्रतिबंधन स्थल कह दो या फिर पहचान स्थल कह दो, एक ही बात है। ठीक है, और पहचान स्थल हमेशा कैसी सीक्वेंस के रूप में पाए जाते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के रूप में, उल्टा सीधा एक समान के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो एक बार के लिए मैंने आपको बताया कि इस EcoR फर्स्ट एंजाइम के लिए पहचान स्थल कौन है? GAATTC। अब याद रखेंगे जब भी ऐसा कुछ पहचान स्थल आता है, हमारे पास एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कई तरह के होते हैं। कुछ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसे होते हैं जो इस पहचान स्थल को मध्य भाग से थोड़ा हटकर काटते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर मध्य भाग से कुछ थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में, यानी कि मध्य भाग पर नहीं काटेंगे, मध्य भाग से थोड़ा
हटकर काटता है। जब ये इक्वाल फर्स्ट आता है बेटा तो ये यहां से इस डीएनए को काटता है, यहां से काटा बेटा, ये मध्य भाग था, मध्य भाग से काटा क्या इसने? नहीं, मध्य भाग से नहीं काट रहा, मध्य भाग से थोड़ा सा हट करके काट रहा है। इधर यहां मध्य है, मध्य से थोड़ा सा हटकर काट रहा है। तो कुछ ऐसे आरी होते हैं जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर मध्य भाग से थोड़ा हटकर काटते हैं। यदि कोई ऐसा एंजाइम कर रहा है तो बेटा आगे कुछ ऐसी इस तरह की संरचना बन जाएगी कि हमारे पास ये ग्वानिन तो इधर रह जाएगा, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ? साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आगे की तरफ भी ऐसा एडेनिन है, इस तरह से है। कैन के सामने अब फ्री एंड रहेंगे, ठीक है। साइटोसिन इधर नहीं आएगा, साइटोसिन तो इधर जुड़ गया ना, ग्वानिन इधर जुड़ा हुआ। और इधर नीचे की तरफ क्या रहेगा बेटा? यहाँ साइटोसिन और ये क्या है? थाइमिन। ये कुछ इस तरह से दोबारा से बनाता है थाइमिन को। इसको जब काटेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी सीक्वेंस बन जाएगी ना बेटा, एडेनिन आएगा, एडेनिन आएगा, फिर थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन, ऐसा कुछ सीक्वेंस बनेगा। और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? यहाँ ग्वानिन। एक तो ऐसी सीक्वेंस बनेगी, और दूसरी वाली जो सीक्वेंस हमें बनती हुई दिख रही है वो क्या किस तरह की बन रही है बेटा? यहाँ साइटोसिन है, यहाँ थाइमिन है, और या साइटोसिन के साथ इधर ग्वानिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर से थाइमिन आ रहा है, फिर एडेनिन और फिर एडेनिन। तो इस तरह की सीक्वेंस बनती हुई इस तरह से कटेंगे, ऐसा कुछ है। अगर ऐसे कोई एंजाइम काट रहा है तो वो उत्पन्न करता है चिपचिपे सिरे, यानी कि वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को मध्य से थोड़ा हटकर काटते हैं, वे चिपचिपे सिरे उत्पन्न करते हैं डीएनए में। डीएनए में कैसे सिरे उत्पन्न होंगे बेटा? चिपचिपे, स्टिकी एंड्स, चिपचिपे सिरे उत्पन्न करेगा अगर इस तरह से काटा जा रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा डीएनए को। अब दूसरा प्रकार भी देख लेते हैं अपन साथ में ही बेटा। मैंने एक एंजाइम लिया बेटा जिसका नाम है SMA फर्स्ट। क्या नाम है? SMA फर्स्ट। ये मैंने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का ली, ये भी एक आरी है बेटा, और ऊपर वाला भी क्या था? एक आरी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ठीक है। अब ये SMA फर्स्ट जो होता है बेटा डीएनए में एक सीक्वेंस को पहचानता है और उस सीक्वेंस का नाम है CCC G। ये SMA फर्स्ट डीएनए में उपस्थित एक सीक्वेंस को पहचानता है जिसका नाम क्या है? CCC G। इक्वाल फर्स्ट डीएनए में एक सीक्वेंस को पहचान रहा था जिसका नाम क्या था? GAATTC। क्या नाम था? GAATTC। ये याद रखेंगे, आपको ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि इक्वाल फर्स्ट के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट कौन सी होती है? GAATTC, ठीक है। SMA फर्स्ट के लिए एक रेस्ट्रिक्शन साइट या पहचान स्थल आ रहा है था जिसे अपन क्या कहते हैं? CCC। क्या कहते हैं? CCC। तो मान लो हमारे पास एक ऐसा डीएनए था जिसमें यहाँ पर एक C, 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 G, G और G लिख रहा था। अब मुझे बताओ इसके नीचे मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इधर C, C, C और इधर G, G, G। इस तरह से बनेगा। क्या इनके हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहे होंगे? बिल्कुल रहे। इस तरह से इंटीग्रेशन हाइड्रोजन। ये SMA फर्स्ट एक ऐसा एंजाइम है जो इस पहचान स्थल को मध्य भाग में से काटता है। कहां से काटता है? मध्य भाग में से। यानी कि हमारे पास आरी दो प्रकार के हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो प्रकार के हैं। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो पहचान स्थल को मध्य भाग से थोड़ा हटकर काटते हैं, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो कैसे सिरे उत्पन्न करेगा? चिपचिपे सिरे। और कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसे होते हैं जो पहचान स्थल को बिल्कुल मध्य भाग से काटते हैं, और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो क्या इस तरह की संरचना बन जाएगी? का ये C, C, C और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? G, G और G के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा। और इधर वाला किसके साथ है? G, G और G। ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? C, C, C। तो ऐसा यदि कटाव हो रहा है तो यहाँ पे ब्लंट एंड मिल रहे हैं, चिपचिपे सिरे नहीं मिल रहे, यहाँ मिल रहे हैं कुंद सिरे। यहाँ चिपकने के लिए आसानी नहीं है। यहाँ तो ये वापस से इनके बीच में यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो ये वापस से चिपक सकते हैं ना, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? चिपचिपे सिरे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड मुक्त नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिरों को अपन कहते हैं कुंद सिरा, ब्लंट एंड। ये कह सकते हैं बेटा स्टिकी एंड। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी डीएनए को दो प्रकार से काट सकता है, या तो वो चिपचिपे सिरे उत्पन्न कर सकता है या फिर वो कुंद सिरे उत्पन्न कर सकता है। यदि चिपचिपे सिरे उत्पन्न कर रहा है तो उसने मध्य भाग से थोड़ा हटके उसको काटा होगा पहचान स्थल को,
यदि ब्लंट एंड उत्पन्न कर रहा है तो उसने डीएनए में पहचान स्थल को या रेस्ट्रिक्शन स्थल को कहां से काटा होगा? मध्य भाग से काटा होगा। छापेंगे इसको। ये है बेटा मॉडर्न बायोलॉजी, इसे आधुनिक जीव विज्ञान कहते हैं। ओल्ड जीव विज्ञान में तो हम क्या पढ़ते थे, जिसमें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र ये पढ़ते थे, हाँ। और इसमें बायोलॉजी कम, केमिस्ट्री सी ज्यादा लग रही है थोड़ी, तो ये है मॉडर्न बायोलॉजी, आधुनिक जीव विज्ञान, जिसे अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अगर आपसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की परिभाषा पूछी जाए तो बता दोगे ना? डीएनए में मिलने वाले नाइट्रोजन क्षारकों के ऐसे अनुक्रम जो उल्टा तथा सीधा पढ़ने पर एक समान प्राप्त होते हैं, पैलिंड्रोम कहलाता है। प्रतिबंधन स्थल किसे कहते हैं? डीएनए में वो स्थान जहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या आरई एंजाइम डीएनए को काटता है, वो स्थान क्या कहलाता है? प्रतिबंधन स्थल। इस एसएमए फर्स्ट के लिए पहचान स्थल क्या है? इस एसएमए फर्स्ट के लिए पहचान स्थल क्या है? CCCG। और इसके लिए एक और फर्स्ट के लिए पहचान स्थल आपके एनसीईआरटी में ये है, ये आपको ज्यादा याद रखना है, ठीक है। तुम इधर बैठा करो ना, इस क्लास में शांति रहती है थोड़ी। आज क्लास है भी शांति बस। सुबह देखा उल्टा 8-9 से ज्यादा बच्चों का स्पीकर दे दिए। चलो छाप लिया आपने? नहीं। छापो छापो। जो टाइम पूछ रहा है वो जा सकता है। सिर्फ गुआनिन और साइटोसिन के मध्य कितने बॉन्ड बनते हैं? 3। अपन ने सिर्फ समझने के लिए ऐसा बना रखा है, वैसे अपन जानते हैं बेटा गुआनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? साइटोसिन के साथ। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 बनाएगा। ये अपन मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए अपन ने प्रतीक रूप से बताया। जो नहीं आए थे वो दोबारा से जीव विज्ञान पढ़े, 12th में एडमिशन ले वापस से। नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा तुमने से किसी के साथ हो। मैं दोबारा से नहीं झेल पाऊंगा तुम्हें। समझाना ही मुश्किल है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखो बेटा, ये अपन ने नाम लिख रखे हैं ना, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम लिख रखे हैं ना, अलग अलग अजीब अजीब से। तो ये नाम कैसे दिए जाते हैं उसकी बात करेंगे एक बार, या फिर इससे पहले ये बात करेंगे कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमें मिलते कहां से, ठीक है। तो इसको बिठा दिए। क्या हुआ? हाँ बोलो। अब अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये मिलते कहां से, हमें कहां से बनाए हमने, उसकी बात करेंगे। तो बेटा इनकी जो उत्पत्ति है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बात नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमें बैक्टीरिया में मिलते हैं। कहां मिलते हैं?
अब बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में यदि मिल रहे हैं तो ये क्या बात करेंगे वहां पे वो देखते हैं। ये मान लो एक बैक्टीरिया का